हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की हमारी कक्षा बीए पार्ट थर्ड के लिए है और बीए पार्ट थर्ड के प्रायोगिक भूगोल विषय को लेकर हम आज का ये वीडियो अपना आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आज का टॉपिक है मैप प्रोजेक्शन की परिभाषा और उसकी आवश्यकता, मानचित्र प्रक्षेप की परिभाषा और आवश्यकता। तो आइए आज हम प्रायोगिक भूगोल से संबंधित इस महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बातचीत करें, चर्चा करें और आपको इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनसे अवगत करवाएं। मानचित्र प्रक्षेप की परिभाषा अनेक विद्वानों ने दी है। पहले हम उनकी परिभाषा के ऊपर एक दृष्टि डालते हैं। F.G. मोंकहाउस नाम के विद्वान हुए हैं। वो कहते हैं कि पृथ्वी के अक्षांश वृत्तों तथा याम्योत्तरों का जाल या रेखा जाल के रूप में समतल सतह पर उनका प्रदर्शन मानचित्र प्रक्षेप कहलाता है। इसी प्रकार से जॉन बीगॉट कहते हैं कि ग्लोब की अक्षांश व देशांतर रेखाओं को कागज पर प्रदर्शित करने की किसी विधि को मानचित्र प्रक्षेप कहा जाता है। इसी प्रकार से एक बहुत ही विद्वान ज्योग्राफर हुए हैं J.A. स्टीयर्स महोदय कहते हैं कि मानचित्र प्रक्षेप ग्लोब की अक्षांश व देशांतर रेखाओं को सपाट कागज पर प्रदर्शित करने की एक विधि है। इरविन रेज महोदय ने भी मानचित्र प्रक्षेप को परिभाषित करते हुए कहा कि अक्षांश वृत्तों तथा याम्योत्तरों का कोई ऐसा व्यवस्थित क्रम जिस पर मानचित्र बनाया जा सके प्रक्षेप कहा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, इन तमाम परिभाषाओं का अध्ययन करने के बाद हमारी यह बात समझ में आती है कि जो मानचित्र प्रक्षेप है वह ग्लोब की अक्षांश देशांतर रेखाओं को समतल कागज पर प्रदर्शित करना है, प्रदर्शित करने की विधि है। ग्लोब पर अक्षांश देशांतर रेखाएं हैं, उनको यदि समतल कागज पर प्रदर्शित करते हैं तो हमें दिक्कतें आती हैं, क्योंकि ग्लोब त्रिविमीय आकृति है और समतल कागज द्विविमीय आकृति है। तो उनका प्रदर्शन किसी न किसी एक निश्चित नियम के अनुरूप होना चाहिए। यद्यपि उसके बावजूद उसमें कुछ गलतियां रहती हैं, कुछ त्रुटियां और अशुद्धियां होती हैं, लेकिन फिर भी हम मानचित्र प्रक्षेप की आवश्यकता वाले पार्ट में इस बात को डिस्कस करेंगे कि उन अशुद्धियों के बावजूद भी हम क्यों मानचित्र प्रक्षेप की आवश्यकता महसूस करते हैं। हमारी गोलाकार पृथ्वी या उसके कोई बड़े भूभाग का समतल सतह पर मानचित्र बनाने के लिए प्रकाश या ज्यामितीय विधियों के द्वारा निर्मित अक्षांश देशांतर रेखाओं का जो जाल है, भूग्रिड है, उसको हम मानचित्र प्रक्षेप कहते हैं। इन परिभाषाओं के बाद हम ये बात कह सकते हैं। वास्तव में जो प्रक्षेप का शाब्दिक अर्थ है उसको भी हमें समझना चाहिए। इसका शाब्दिक अर्थ है किसी पारदर्शी फिल्म या कागज पर बनी हुई आकृति को प्रकाश की सहायता से दीवार या कपड़े के पर्दे पर दिखलाना। ये शाब्दिक अर्थ है प्रक्षेप का। समस्त मानचित्र प्रक्षेप जो होते हैं वो यद्यपि इस विधि से नहीं बनाए जाते हैं, लेकिन फिर भी यह शब्द प्रक्षेप इतना ज्यादा प्रचलित हो गया है कि संशोधित जो अक्षांश देशांतर रेखाओं के जाल हैं उनके लिए भी प्रक्षेप शब्द का ही प्रयोग किया जाता है।
तो ये तो थी इसकी परिभाषा को लेकर के बात। अब आप समझ गए होंगे कि मानचित्र प्रक्षेप से आशय अक्षांश देशांतर रेखाओं के जाल को समतल सतह पर प्रदर्शित करना है। अब प्रश्न आता है कि ऐसा हमें करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, अर्थात मानचित्र प्रक्षेप की आवश्यकता ही क्या है। मानचित्र प्रक्षेप की जो आवश्यकता है उसको हम कई कारणों से महसूस करते हैं। हम भूगोल का यदि अध्ययन करना चाहते हैं, पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं, तो उसके लिए ग्लोब सबसे बेहतर उसका मॉडल है। ग्लोब के द्वारा हम पृथ्वी या पृथ्वी के किसी भाग को आसानी से देख सकते हैं, उसकी स्थिति को समझ सकते हैं और उसके से संबंधित जो अन्य तथ्य हैं उनको समझ सकते हैं। किंतु कई कारण हैं जिनके कारण से ग्लोब का प्रयोग मानचित्रों की अपेक्षा कम होता है। आपने अब तक अपनी कक्षाओं में स्कूली शिक्षा के अंतर्गत और कॉलेज में भी बीए पार्ट फर्स्ट और सेकंड में जब अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ी हैं और टीचर ने जब आपको पढ़ाया है तो आपने अनुभव किया होगा कि ग्लोब की बजाय मानचित्रों का सहारा पाठ्य पुस्तकों में तो अधिक लिया ही जाता है, वहाँ तो ग्लोब का सहारा लिया ही नहीं जा सकता समझिए। लेकिन शिक्षक ने भी मानचित्रों के सहयोग से, मानचित्रों की सहायता से आपको अध्ययन अधिक करवाया होगा और ग्लोब का प्रयोग कम किया होगा। तो उसके कई कारण हैं, उन कारणों पर हम जाते हैं तो इससे हमारे मानचित्र प्रक्षेप की आवश्यकता स्पष्ट हो जाती है। नंबर 1, ग्लोब को हम एक बार में संपूर्ण ग्लोब को नहीं देख सकते। एक दृष्टि में ग्लोब के संपूर्ण भाग को नहीं देखा जा सकता, केवल उसका लगभग आधा भाग हमें दिखाई देता है क्योंकि आधा भाग हमारी दृष्टि के पीछे रह जाता है। तो एक बार में, एक दृष्टि में हम ग्लोब को नहीं देख सकते, जबकि हम मानचित्र को देख सकते हैं। तो एक कारण तो यह है। दूसरा कारण है आकार बड़ा होने के कारण ग्लोब को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में कठिनाई होती है। इसे कागज आदि के ऊपर मानचित्र की भांति मोड़कर हम नहीं रख सकते, अर्थात इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना मुश्किल है। दूसरा एक कारण यह है कि ग्लोब को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता, जबकि मानचित्र को ले जाया जा सकता है। तीसरी बात है कि ग्लोब के ऊपर दो स्थानों की दूरियों को मापना कठिन होता है, क्योंकि उसमें कर्व होता है और उस कर्व के कारण दो स्थानों की दूरी को मापना मुश्किल होता है, जबकि मानचित्र पर उनको मापना सरल होता है। पृथ्वी के किसी छोटे भाग को बृहत मापनी पर दिखलाने के लिए ग्लोब के आकार में बहुत अधिक वृद्धि करनी पड़ेगी। यदि मान लीजिए हम पृथ्वी के छोटे भाग के लिए छोटे भाग का प्रदर्शन करना है, उसको ग्लोब पर हम दिखलाना चाहें तो ग्लोब का आकार इतना बड़ा बनाना पड़ेगा कि इसका प्रयोग करना ही हमारे लिए असंभव हो जाएगा। इस कारण से भी हमें मानचित्र प्रक्षेप के सहारे से मानचित्रों की रचना करनी होती है। एक बिंदु यह भी है कि मानचित्र की तुलना में ग्लोब को बनाने का जो व्यय है, जो खर्चा है, जो एक्सपेंडिचर है, वह बहुत अधिक होता है। ग्लोब पर अधिक खर्चा होने के कारण हम मानचित्र के तरीके से ग्लोब की रचना नहीं कर सकते। एक अन्य बिंदु यह भी है कि ग्लोब यदि हम उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आप विश्व का प्रादेशिक भूगोल पढ़ रहे हैं, विश्व के विभिन्न देशों के से संबंधित फसलों का अध्ययन कर रहे हैं। चावल का अध्ययन आपको करना है, गेहूं का करना है, आपको कपास का, चाय का, गन्ना का, आदि आदि फसलों का अध्ययन करना है। उनसे संबंधित हम अलग अलग मानचित्र बना देते हैं पाठ्य पुस्तक में या एटलस में, या आप स्वयं उन मानचित्रों को तैयार कर सकते हैं और वो मानचित्र तैयार करने के बाद आप आसानी से उनको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा
करके आसानी से देख सकते हैं और बड़ी संख्या में मानचित्र बनाए जा सकते हैं न्यूनतम लागत पर। लेकिन यदि इसी प्रकार से ग्लोब की रचना एक एक फसल के वितरण के लिए करनी पड़े तो आप कल्पना कीजिए कितना अधिक खर्चा होगा, नंबर 1, और नंबर 2, इतने सारे ग्लोब्स को कहाँ रखा जाएगा, उनके रखने के लिए स्थान ही नहीं मिलेगा। तो इन तमाम कारणों से हमें मानचित्र प्रक्षेप की आवश्यकता होती है और मानचित्र प्रक्षेप हमारे लिए भूगोल के अध्ययन के लिए निसंदेह इतना महत्वपूर्ण है कि उसका स्थान कोई दूसरी वस्तु नहीं ले सकती। तो मैं समझता हूं आपको ये बातें समझ में आई होंगी कि मानचित्र प्रक्षेप की आवश्यकता क्यों है। अब हम कुछ मानचित्र प्रक्षेप से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको लेकर के भी हम थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे। मानचित्र प्रक्षेप से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनमें कुछ शब्द आते हैं, शब्दावली है, उसको हम समझें। एक आता है अक्षांश। ग्लोब पर किसी स्थान और भूमध्य रेखा के मध्य याम्योत्तर या ध्रुव वृत्त के चाप की अंशों में मापी गई जो कोणीय दूरी है उसको उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है। अक्षांश क्या है? ग्लोब पर किसी स्थान और भूमध्य रेखा के मध्य याम्योत्तर के चाप की अंशों में जो उस चाप को नापा जाता है वो मापी गई उसकी कोणीय दूरी है, एंगुलर डिस्टेंस है, वही अक्षांश कहलाती है। एक दूसरा शब्द आता है अक्षांश वृत्त, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। ग्लोब पर ध्रुव वृत्तों के भूमध्य रेखा से समदूरस्थ बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा या अक्षांश वृत्त कहा जाता है। भूमध्य रेखा से जो समान दूरी पर स्थित बिंदु हैं, याम्योत्तरों वाले, ध्रुव वृत्तों वाले, उनको यदि हम मिला देते हैं तो उनसे बनने वाली जो रेखा है वो अक्षांश वृत्त या अक्षांश रेखा कहलाती है। तो अक्षांश रेखा और अक्षांश में आप अंतर समझ गए होंगे। अक्षांश एक कोणात्मक दूरी है, जबकि अक्षांश वृत्त उस कोणात्मक दूरी के समस्त स्थानों को, बिंदुओं को मिलाने वाली, समदूरस्थ बिंदुओं को मिलाने वाली एक वृत्त है, रेखाखंड है। इसी प्रकार से देशांतर है। ग्लोब पर प्रमुख याम्योत्तर तथा किसी दिए गए स्थान के मध्य स्थित अक्षांश वृत्त के छोटे चाप के अंशों में जो मापी गई दूरी है उसको हम देशांतर कहते हैं। यह हमारा देशांतर होता है। और याम्योत्तर, या जिसको इंग्लिश में हम कहें मेरिडियन, देशांतर को कहते हैं लॉन्जिट्यूड और याम्योत्तर को हम कहेंगे मेरिडियन। ग्लोब पर समान देशांतर वाले स्थानों को मिलाने वाली जो कल्पित रेखाएं हैं, ध्रुव वृत्त देशांतर रेखाएं हैं, इनको याम्योत्तर कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार से भूग्रिड, अक्षांश वृत्तों और याम्योत्तरों का जो जाल है उसको ही हम भूग्रिड के नाम से जानते हैं। और भूग्रिड की सहायता से हम धरातल पर किसी स्थान की दिशा और उसकी अवस्थिति का निर्धारण करते हैं। एक शब्द आता है गौर और कटबंध। ग्लोब पर दो संलग्न देशांतरों के बीच स्थित भाग को हम गौर कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने की बात है। दो संलग्न देशांतरों के बीच की, देशांतर रेखाओं के बीच स्थित जो भाग है उसको हम गौर कहते हैं। जबकि किन्हीं दो संलग्न अक्षांश वृत्तों के बीच का जो क्षेत्र है वो कटबंध कहलाता है, वो जोन कहलाता है। इनको भी समझने की आवश्यकता है। एक इससे संबंधित शब्द आता है मापनी, मापक। तो मापक क्या है? मापक के द्वारा हम जब मानचित्र प्रक्षेप बनाते हैं तो उसमें हम मापक का इस्तेमाल करते हैं और इस मापक में हम मानचित्र की दूरी और धरातल की दूरी के बीच के अनुपात को लिखते हैं। यह मापक हमारा सामान्यतया हम गणितीय विधि से यहां प्रदर्शित करते हैं। आरएफ के रूप में हम इसको प्रदर्शित करते हैं। हम
हमारी मानचित्र की दूरी और धरातल की दूरी के अनुपात को RF के रूप में, प्रदर्शक भिन्न के रूप में यहाँ प्रकट करते हैं। तो ये हमारे इस मानचित्र प्रक्षेप से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली थी।